कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके बीच में एक नई वीडियो लेके आया हूं जो कि रिलेटेड होगी आपके एजुकेशन टेक्नोलॉजी शैक्षिक प्रौद्योगिकी से। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है पहला जो वीडियो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड था, वो मैं बना चुका हूँ। तो इसी में जो है नेक्स्ट जो आपका सिलेबस के अंदर टॉपिक दिया हुआ है शिक्षण शैक्षिक तकनीकी या एजुकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, तो उसी के बारे में जो है आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जो है काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा, तो आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ जानने को आज ज़रूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। और जो भी नए व्यूअर्स आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लेट स्टार्ट। तो हम बात करेंगे आज शिक्षण प्रौद्योगिकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी की। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पे मैंने लिखा है एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, यानी यहाँ पे मैंने टीचिंग टेक्नोलॉजी नहीं लिखी। उसका एक कारण है, वो अभी आपको आगे जाकर पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी एक ऐसी प्रविधि का विज्ञान है जिसके द्वारा शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षण प्रौद्योगिकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है। ठीक है, शिक्षण जो प्रौद्योगिकी है उसके अंतर्गत मॉन्टेसनरी, किंडरगार्टन आदि जो शिक्षण पद्धतियां हैं उनकी भांति ये कोई शिक्षण पद्धति नहीं है। यानी कि आप एजुकेशन जो प्रौद्योगिकी है उसको आप शिक्षण पद्धति मत समझ लेना, यानी टीचिंग जो टेक्निक्स हैं वो अलग हैं और वो इसके अंतर्गत आते हैं। अभी आपको आगे जाकर पता चलेगा। ठीक है ना, बल्कि ये एक ऐसा विज्ञान है जिसके आधार पर शिक्षा के विभिन्न जो उद्देश्य हैं उनकी अधिकतम प्राप्ति के लिए आव्यूह का निर्धारण तथा विकास किया जाता है। यानी कि जो हमारे जितने भी उद्देश्य हैं, जो एजुकेशन के हैं, शिक्षा के उद्देश्य, उनको प्राप्त करने के लिए उनका मैक्सिमम किस प्रकार से उनको प्राप्त किया जा सकता है, उसके लिए जो आव्यूह का निर्धारण, यानी कि उसके लिए जो एक स्ट्रेटजी है उसका जो निर्धारण और विकास जो है इसके माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो एजुकेशन जो टेक्नोलॉजी है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी है दोस्तों, उसके अंतर्गत शिक्षा की जो प्रौद्योगिकी, जो उसमें तरह तरह की जो टेक्निक्स हैं वो यूज, जिसके अंदर शिक्षण तकनीकी हैं वो भी आती हैं इसके अंदर। जो हम मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत होते हैं जिनके अंतर्गत आजकल जो नई एजुकेशन सिस्टम है वो चल रही, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि ये सारी की सारी प्रक्रियाएं एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी जो है उसमें 3 प्रक्रियाएं जो है मेनली क्या होती हैं, सम्मिलित होती हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं। शिक्षण जो अधिगम प्रक्रिया है उसका कार्यात्मक विश्लेषण करना, जिसमें शिक्षक उन सभी तत्वों को देखता है जिन्हें अदा द्वारा लगाया जाता है और जो प्रदा के द्वारा प्रकाश में आते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें जो उसका जो है कार्यात्मक विश्लेषण करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। और इसमें जो है उन सभी तत्वों को देखा जाता है कि जिसमें जिन्हें अदा द्वारा लगाया, अदा का मतलब होता है इनपुट। इनपुट यहाँ पर कहने का मतलब टीचिंग से है, और प्रदा के द्वारा प्रकाश में आते हैं। प्रदा की यानी जो बच्चे के द्वारा जो आउटपुट पेश किए जाते हैं, तो उसके बारे में बात हो रही है, यानी जो उसका रिजल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अदा और प्रदा के बीच शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले तत्वों की पृथक अथवा संयुक्त खोज और विश्लेषण करना। तो इन दोनों प्रक्रियाओं के बीच में जब बच्चे को हम जो है वो टीचिंग या एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है, उन दोनों ही प्रक्रियाओं के बीच में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है, इनके बीच में इनकी खोज करना और उनका जो विश्लेषण यानी एनालिसिस करना, ये दोनों ही काम क्या है, टीचिंग टेक्निक्स के अंदर आते हैं या एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है प्राप्त किए गए सीखने के अनुभवों को अनुसंधान के परिणामों के रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है, और जो भी हमारे पास जो अनुभव प्राप्त इससे होंगे उनको अनुसंधान यानी रिसर्च के जो परिणाम है उसके रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है, तो ये है एजुकेशन टेक्नोलॉजी। अगर हम परिभाषा की बात करें तो जो जेई उल्लेख थे उनके अनुसार शैक्षिक प्रौद्योगिकी सीखने और सिखाने की दिशाओं में वैज्ञानिक जो ज्ञान है उसका प्रयोग है, और जिसके द्वारा शिक्षण तथा प्रशिक्षण की प्रभावपूर्ण तथा दक्षता में सुधार लाया जा सकता है। यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो टीचिंग जो सिखाने यानी लर्निंग के लिए, और उस लर्निंग की दिशा में जो है वो वैज्ञानिक जो ज्ञान है यानी कि जो साइंटिफिक नॉलेज है उसका किस प्रकार से प्रयोग होगा, और शिक्षण यानी टीचिंग और प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग में
किस प्रकार से जो है इफेक्टिव व दक्षता का जो प्रयोग करके सुधार लाया जाएगा, यानी कि इफेक्टिव टीचिंग टेक्नोलॉजी और इफेक्टिव जो है वो आपका ट्रेनिंग हो किस प्रकार से की जाएगी, ये सब डिसाइड करेगी एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो अब देखते हैं कि एजुकेशन जो टेक्नोलॉजी है उसका क्या महत्व है। वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है उसमें प्रत्येक जो देश है वो अपनी शिक्षा शैक्षिक जो व्यवस्था है उसमें शैक्षिक प्रौद्योगिकी यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी को लागू कर रहा है, ठीक है ना। शैक्षिक जो प्रौद्योगिकी है उसके जो महत्वपूर्ण पद हैं वो निम्नलिखित हैं। तो हम बात करेंगे कि कौन कौन से इसके अंदर पद हैं, यानी इसके क्या क्या स्टेप्स हैं। पहला है शिक्षण जो अधिगम प्रक्रिया है, इसका इसमें प्रभावपूर्ण विधि। तो जो भी हमारे जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी जिस जो प्रयोग की जा रही है उसका मुख्य उद्देश्य महत्व क्या है कि हमें जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसकी इफेक्टिवनेस में वृद्धि करना है, यानी वो इफेक्टिव हो, किस प्रकार से वो मैक्सिमम इफेक्टिव हो सके। दूसरा है प्रदा का अधिकतम विकास, यानी जो आउटपुट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें मैक्सिमम मिले। और तीसरा है संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, यानी कि जो भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उसका मैक्सिमम प्रयोग किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हो सकता है और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रयोग से हो सकता है, वो सब के सब जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आप देखते हैं कि हम शैक्षिक जो प्रौद्योगिकी है उसका क्या क्षेत्र है। तो हम देखते हैं कि इनका जो एरिया है तो क्या क्या क्षेत्रों में हम इसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले जो है वो है पाठ्यक्रम निर्माण के क्षेत्र में। तो पाठ्यक्रम जो निर्माण है उसके लिए जो है विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के ज्ञान का प्रयोग आजकल अत्यंत आवश्यक है और शैक्षिक जो प्रौद्योगिकी की है उसकी सहायता से पाठ्यक्रम का निर्माण सरल किया जा सकता है। तो जो एजुकेशन में टेक्नोलॉजी है उसकी सहायता से हम जो करिकुलम है उसको डिसाइड करना में आसानी होती है, उसका निर्णय आसानी से कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आते हैं, ठीक है ना, तो वो जो है उसका प्रयोग जो है करिकुलम के निर्माण में करते हैं ताकि जो है बच्चे की जो उसका जो मनोवैज्ञानिक लेवल है उसके जो क्या कहते हैं उसका उसका जो बौद्धिक जो लेवल है और उसकी समझने के स्तर के अनुसार जो है और उसकी रुचि के जो सिद्धांत है उन सबको प्रयोग में को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम या आपका सिलेबस का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम निर्माण के क्षेत्र में इस प्रकार से एजुकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर हम जो है देखते हैं कि किस प्रकार से जो है टेक्नोलॉजी के अंदर सॉरी पाठ्य पुस्तकों के अंदर जो है वो विभिन्न प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं हमारे वो दिए जाते हैं। तो वो क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत हैं उसका प्रयोग होगा और एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा। क्या जो बीच बीच के अंदर आपने देखा होगा एनसीईआरटी की जो नई बुक्स हैं उसमें किस प्रकार से हर स्टेप के बाद जो है वो एक प्रयोग करने को दिया गया है। तो ये क्या है कि टेक्नोलॉजी को उसको उसमें किस प्रकार से समाहित किया जाए ताकि बच्चे लर्निंग बाय डूइंग से ज़्यादातर मैक्सिमम उसको सीख सकें, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट जो है ये कहना चाह रहा है कि शिक्षण अधिगम जो व्यू रचनाएं हैं उनका चयन। तो शैक्षिक जो प्रौद्योगिकी है उसकी सहायता से शिक्षण अधिगम व्यू रचनाओं का चयन सरल हो जाता है, यानी कि टीचिंग लर्निंग के लिए जो हमने व्यू रचनाएं करनी है या जो स्ट्रेटजीज बनानी है उन सबका जो प्रयोग है वो शिक्षण प्रौद्योगिकी के माध्यम से आसान बन जाता है, ठीक है। तीसरा है जो हमारा दृश्य श्रव्य सामग्री का चयन, यानी कि जो आपका ऑडियो जो विजुअल एड्स हैं इनका जो है प्रयोग किस प्रकार से करना है। तो शिक्षण जो प्रौद्योगिकी से शिक्षण सहायक सामग्री का चयन आसान हो जाता है, क्योंकि जो ये चयन होते हैं ये किसके लिए होते हैं, शिक्षण को इफेक्टिव बनाने के लिए होते हैं। तो इसमें जो है कई प्रकार के सिद्धांत आपके लागू होते हैं, जैसे कि मैक्सिमम जो यूज़ ऑफ जो ऑर्गन्स, यानी कि इंद्रियों का अधिकतम जो प्रयोग का सिद्धांत है वो क्या कहता है कि जितनी ज़्यादा इंद्रियां जिस एड के अंदर जो है वो प्रयोग हो रही होंगी तो वो ज़्यादा जितना उतना ज़्यादा इफेक्टिव हमारा टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है ना। तो उसी के हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें कौन सी वाली दृश्य श्रव्य माध्यम प्रयोग करना है या कौन सी सामग्री प्रयोग करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। जो हमारे शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनका किस प्रकार से निर्धारण किया जाता है, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर या प्रक्रिया सामग्री के प्रयोग द्वारा हम इसको कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो सिलेबस के अंदर या करिकुलम के अंदर जो भी हम सामग्री डालते हैं उसको वहाँ पर शैक्षिक प्रौद्योगिकी के अंदर जो है सॉफ्टवेयर का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट है शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में, यानी कि जो टीचर ट्रेनिंग है उसके क्षेत्र में। तो शैक्षिक जो प्रौद्योगिकी है उसके द्वारा विकसित नई अवधारणाओं का सफल प्रयोग शिक्षण प्रशिक्षण में किया जा सकता है, जैसे कि सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग, अनुकरणीय शिक्षण, कक्षा अंतःक्रिया और शिक्षण प्रतिमान।
तो ये सारे जो इस प्रकार के जो प्रयोग हैं शिक्षण के अंदर, टीचर ट्रेनिंग के अंदर, वो उन सभी में शिक्षण प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट, पृष्ठ पृष्ठ जो पोषण है उसका क्षेत्र यानी कि फीडबैक। तो शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन के लिए शैक्षिक तकनीकी ने पृष्ठ पोषण पर अत्यधिक बल दिया है। तो जो शैक्षिक तकनीकी होती है या एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, इसने जो है वो जोर देती है कि शिक्षा के क्षेत्र में जब इवैल्यूएशन हो तो उसमें सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया है, पृष्ठ पोषण या फीडबैक पे। यानी कि बच्चों को साथ के साथ जो है वो फीडबैक भी प्रोवाइड किया जाए ताकि उनके अंदर इंप्रूवमेंट लाया जाए। ठीक है, तो ये है पृष्ठ पोषण। नेक्स्ट है हार्डवेयर उपकरणों के प्रयोग का क्षेत्र। ठीक है, तो ये कह रहा है कि शैक्षिक जो प्रौद्योगिकी का एक रूप हार्डवेयर यंत्रों का भी है। ठीक है, यानी कि जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर हार्डवेयर के जो हमारे उपकरण हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हैं, उनका किस प्रकार से प्रयोग होता है। तो उनमें कौन कौन से उपकरण होते हैं आपके शिक्षण की जो मशीनें होती है, टैप रिकॉर्डर हो गया, दूरदर्शन हो गया, कंप्यूटर, उपग्रह, और वर्तमान में जो इंटरनेट होगा, इन सब का जो है वो प्रयोग, इनके प्रयोग से क्या होता है, अधिगम को अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है, यानी ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। क्योंकि जब एक सामान्य तरीके से पढ़ाने में और एक जब हम इस प्रकार के यंत्रों के प्रयोग करते हैं, उससे पढ़ाने के अंतर्गत ये क्या करता है, इन्हांस कर देता है, टीचिंग को इन्हांस कर देता है और इफेक्टिव टीचिंग बनाता है। ठीक है, तो ये है। अब हम बात करते हैं कि जो शैक्षिक जो प्रौद्योगिकी है उसके कौन कौन से हमारे घटक हैं या उसके फैक्टर्स कौन कौन से। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे व्यवहार प्रौद्योगिकी। ये 3 प्रकार के इसके घटक हैं, व्यवहार प्रौद्योगिकी, दूसरा है अनुदेशन प्रौद्योगिकी और तीसरा है शिक्षण प्रौद्योगिकी। तो हम एक एक करके जो है तीनों की बात करेंगे। ठीक है, तो व्यवहार प्रौद्योगिकी या आपका बिहेवियर टेक्नोलॉजी, तो ये क्या होती है। व्यवहार जो प्रौद्योगिकी शिक्षण प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह इस बात पर बल देती है कि अधिगम तथा शिक्षण में किन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए, यानी कि टीचिंग में किन साइकोलॉजिकल सिद्धांतों को प्रयोग किया जाए, जिससे कि क्या हो, शिक्षण उद्देश्यों के संदर्भ में विद्यार्थी तथा शिक्षक दोनों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सकते हैं। यानी कि अल्टीमेट उद्देश्य जो व्यवहार प्रौद्योगिकी है उसका क्या है कि बच्चे और टीचर दोनों के ही जो है वो व्यवहार में परिवर्तन यानी चेंज इन द बिहेवियर आना चाहिए। क्योंकि जो है आज जो है वो क्या है, शिक्षा बाल केंद्रित है, आप सब जानते हैं, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वर्तमान में है। और प्रत्येक शिक्षक को जो है विद्यार्थियों की जो आयु यानी एज, उनका जो स्तर है, उनका मानसिक स्तर है, उनकी क्षमता है, उनकी योग्यता है तथा व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक है ना, इसके अंतर जो है इन सब चीज़ों का जो है ज्ञान स्पष्ट रूप से होना चाहिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अंतर्गत आती हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है वो पुराने जो ओल्ड टाइम पे या हमारे टाइम पे जो टीचर होते हैं, जो वो किस प्रकार से बच्चों को कहते थे कि मैंने तो एक ही जैसा पढ़ाया तुम सब लोगों को, लेकिन क्या कारण है कि तुम्हें समझ में आ रहा है लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा। तो इसका क्या कारण हो सकता है कि टीचर को जो है वो व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहा है, इसके एक्सपेक्ट करता है कि सारे बच्चे जो है एक प्रकार से सीख सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। कोई बच्चा जो है वो सीखने में ज़्यादा तेज है तो वो ज़्यादा जल्दी सीखेगा, और जो जो है जिसकी क्षमता जो है वो थोड़ा कम है वो तो कम सीखेगा। यानी ये क्या है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। ठीक है, और उसके अलावा जो आयु होती है, एज, वो मैटर करती है, और उनका जो मानसिक स्तर है, मानसिक क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो सारी चीज़ें डिज़ाइन होनी चाहिए, चाहे वो सिलेबस हो चाहे वो टीचिंग हो। ठीक है, तो इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं हम देखते हैं। विशेषताएं, शिक्षक का जो व्यवहार है वो सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक होता है, यानी कि सामाजिक भी होना चाहिए और मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल बेस्ड होना चाहिए। दूसरा, शिक्षक का जो व्यवहार है वो अवलोकन योग्य होता है, यानी कि उसका जो है वो ऑब्जर्वेशन किया जाता है बच्चों के द्वारा। तो हम शिक्षक का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जिसको बच्चे जो है वो जब अवलोकन करें तो वो अडॉप्ट भी उस चीज़ को कर सकें। ठीक है, तीसरा, शिक्षक का व्यवहार जो है वो मापन योग्य होता है, यानी कि उसका मापन किया जा सकता है, अच्छा है बुरा है किस प्रकार से है, ये इसका मापन किया जा सकता है। फिर है, शिक्षक का जो व्यवहार है वो संशोधन योग्य होता है, यानी कि उसमें सुधार भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि शिक्षक जो है परफेक्ट होता है, उसके अंदर कोई भी अगर कमी नहीं हो सकती, जबकि शिक्षक के अंदर भी कई प्रकार की कमियां हो सकती है और उनका धीरे धीरे जो है वो संशोधन या अमेंडमेंट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षक केवल जन्मजात ही नहीं होते हैं बल्कि उन्हें जो है वो बनाया भी जा सकता है, यानी कि वो कैसे बनाया जा सकता है, उन्हें उचित ट्रेनिंग देकर
उन्हें उचित सिद्धांतों के ज्ञान के द्वारा बनाया जा सकता है। तो ये इसकी विशेषता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है वो है अनुदेशन प्रौद्योगिकी या इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। अब ये क्या कहती है? अनुदेशन जो प्रौद्योगिकी है, इसमें कक्षा अथवा कक्षा से बाहर पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने का वर्णन किया गया है। यानी कि किस प्रकार से पाठ्य वस्तु यानी सिलेबस या करिकुलम को कक्षा में या उससे बाहर हम प्रदर्शित उसका वर्णन कर सकते हैं। अनुदेशन व शिक्षण दोनों में ही क्या करते हैं, विद्यार्थियों को सीखने की प्रेरणा दी जाती है, लेकिन फिर भी दोनों में एक बुनियादी अंतर है, ठीक है ना। तो हम समझते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है, इंस्ट्रक्शन देना और टीचिंग एक ही चीज़ है, लेकिन ये कह रहे हैं कि दोनों में क्या है, एक बुनियादी अंतर होता है। अनुदेशन जो है उसका अर्थ होता है सूचना देना, इन्फॉर्मेशन देना, और यह कार्य शिक्षक के अतिरिक्त अन्य जो ये व्यक्ति या युक्ति या जो डिवाइसेज हैं उनके द्वारा भी किया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, दृश्य सभ्य जो सामग्री है उसका वो विद्यार्थियों को क्या करती है, निर्देशित कर सकती है, उनको इंस्ट्रक्ट कर सकती है। यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई दृश्य सभ्य सामग्री, जैसे कि कोई इंटरनेट हो गया, जैसे आपका रेडियो, टीवी, या इस प्रकार से कोई भी माध्यम हो सकता है, जो है प्रोजेक्टर हो सकता है, इनके माध्यम से इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है, ठीक है। तो दूसरा कह रहा है कि जो खुला विश्वविद्यालय है वो अनुदेशन के कार्य को प्रेस तथा टीवी के माध्यम से सरलतापूर्वक करते हैं। जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं या ओपन स्कूल्स हैं उसमें किस प्रकार से बच्चे को प्रेस के या प्रिंटिंग प्रेस या टीवी इनके माध्यम से दूरस्थ शिक्षा प्रोवाइड की जाती है, उनको दूर से ही जो है वो किताबें वगैरह सब देकर और इंस्ट्रक्शन केवल प्रोवाइड कराए जाते हैं, बाकी बच्चे खुद पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रकार का अनुदेशन का प्रकार है। तो वस्तुतः जो अनुदेशन है वो प्रौद्योगिकी हार्डवेयर उपागम पर आधारित है। हार्डवेयर उपागम का मतलब है कि जो हार्डवेयर है उनके प्रयोग से जो है वो इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है ना। तो ये है। नेक्स्ट है, इसके अतिरिक्त जो इसके अंतर्गत जो है वो आते हैं टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर, टीवी, रेडियो, इंटरनेट आदि सामग्रियां आती हैं, जिसके द्वारा विद्यार्थियों को बड़े से बड़े समूह को कम से कम खर्च में जो है वो ज्ञान प्रदान किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर वो बात कर रहा है कि शिक्षण जो है उसमें शिक्षक तथा विद्यार्थियों के बीच जो है एक अंतःक्रिया यानी एक इंटरपर्सनल इंटरेक्शन होता है का होना परम आवश्यक है। यानी शिक्षण तभी माना जाएगा जब शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में क्या होगा, अंतःक्रिया हो रही हो। लेकिन जबकि अनुदेशन जो है वो विशेषतः अभिक्रमिक अनुदेशन द्वारा विद्यार्थी स्वयं भी सीख सकते हैं। तो जो अनुदेशन है वो किस प्रकार हो सकता है, अभिक्रमिक अनुदेशन हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके द्वारा विद्यार्थी खुद भी सीख सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर आया है एक, जो है वो है हमारा अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है ना, अभिक्रमित अनुदेशन। तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो जो दोस्तों अभिक्रमित जो अनुदेशन होता है ये किसने दिया था, ये सिद्धांत सबसे पहले जो अमेरिकन जो है हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं बीएफ स्किनर, तो उन्होंने 1954 के अंदर अभिक्रमित अनुदेशन यानी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का जो है वो थ्योरी दिया था। और इसका जो प्रयोग वो इंडिया के अंदर जो है 1963 से होना प्रयोग किया हुआ था। तो इसके अंदर होता क्या है कि जो विषय वस्तु होती है यानी जो कंटेंट होता है, या कह सकते हैं, हाँ कंटेंट ही कह सकते हैं उसको, तो उसको क्या कर देते हैं, छोटे छोटे जो फ्रेम्स होते हैं उसके उसके बना दिए जाते हैं। और बालक जो है जब एक फ्रेम को पढ़कर क्या करता है, अनुक्रिया देता है, तब जो है उस अनुक्रिया के बाद उसको तुरंत क्या किया जाता है, पुनर्बलन दिया जाता है। और जब वो इस स्टेप को या इस वाले फ्रेम को पार कर देता है तब उसको दूसरे फ्रेम में प्रवेश दिया जाता है। इसके कहने का मतलब इस प्रकार का जो है गेम्स भी आपने देखा होंगे कि जब जो है वो एक लेवल को पार करते हैं उसके बाद जो है कुछ ना कुछ इनाम मिलता है और उसके बाद सेकंड स्टेज पर जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो है ये आपका अभिक्रमित अनुदेशन होता है। ये एक प्रकार का गेम है, गेमिंग टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि छोटे छोटे फ्रेम्स जो हैं वो बना दिए जाते हैं और पहले फ्रेम के अंदर जो है कुछ पढ़कर या कुछ बालक को समझना होता है। अगर उसने उसको समझ लिया तो उसके बाद जो है उसको टीचर की तरफ से जो है पुनर्बल दिया जाता है। अगर वो उसको पास कर लेता है तो उसके बाद उसको नेक्स्ट फ्रेम के अंदर प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो इस जो प्रक्रिया के अंदर इसी को हम क्या कहते हैं, अभिक्रमिक अनुदेशन। इस जो प्रक्रिया में इस प्रोसेस में क्या होता है, बालक जो है स्वगति यानी अपनी खुद की जो है गति से सीखता है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। उसके अलावा जो है इसमें क्या होता है, इसको हम शिक्षण मशीन का भी नाम देते हैं, ठीक है, टीचिंग मशीन, ठीक है। तो ये एक प्रकार की मशीन है जो कि टीचिंग का काम करती है, ठीक है। किस प्रकार से जो है वो खुद ब खुद जो है वो क्वेश्चन आते जा रहे हैं उसमें और नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चा उसको सॉल्व करके आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है।
यह व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किया जाता है और नियंत्रक शिक्षकों के हाथों में होता है। यानी कि वहाँ पर जो कंट्रोल होगा वो टीचर के हाथ में होगा और व्यक्तिगत रूप से किसी एक बच्चे के ऊपर इंडिविजुअली इसका प्रयोग किया जा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये अभिक्रमित जो अनुदेशन होता है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, तो बाकी इसके बारे में मैं कभी और डिटेल के अंदर आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप समझ गए हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली तीन चीज़ों पर बल दिया जाता है। उद्दीपक यानी स्टिमुलस, बच्चे को स्टिमुलस देना ताकि उसका क्या है कोई रिस्पॉन्स आए। दूसरा पद इसमें होता है कि अनुक्रिया या रिस्पॉन्स, और तीसरा होता है फीडबैक या पुनर्बनन। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये तीन पद इसमें शामिल होते हैं। तो ये है। नेक्स्ट है, चूंकि जो शिक्षण होता है उसमें भी अनुदेशन का ही प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो शिक्षण है उसको हम क्या कह सकते हैं, अनुदेशन कहा जा सकता है। यानी कि जो हमारी जो टीचिंग है उसको हम अनुदेशन कह सकते हैं, लेकिन अनुदेशन को शिक्षण नहीं कहा जा सकता। तो इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो शिक्षण है उसको तो हम अनुदेशन पूरी तरीके से कह सकते हैं, लेकिन जो है अनुदेशन को अकेले हम क्या नहीं कह सकते हैं, शिक्षण या टीचिंग नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो बच्चे और टीचर के बीच में इंटरेक्शन तो हुआ ही नहीं, अंतःक्रिया तो हुई ही नहीं। और जब तक अंतःक्रिया नहीं होगी तब तक हम उसको क्या नहीं मानते, टीचिंग नहीं मानते। और क्योंकि इसमें केवल बच्चे के किसका ज्ञानात्मक पक्ष का या आपके नॉलेज वाला जो फैक्टर पक्ष है उसी का जो है वो विकास होता है। और जब टीचर जो है पढ़ाता है तो उसके द्वारा उसका जो भावनात्मक और क्रियात्मक दोनों ही जो है पक्षों का विकास होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये टीचिंग नहीं है बल्कि इस टीचिंग का एक पार्ट है। ठीक है ना, तो ये है। अब नेक्स्ट है तीसरी बात, वो है आपका शिक्षण प्रौद्योगिकी या टीचिंग टेक्नोलॉजी। तो इसी ये देखिए, मैं इसीलिए जो है शुरुआत में मैंने टीचिंग टेक्नोलॉजी जो है उसको नहीं बल्कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहा, क्योंकि जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है उसके अलग अलग भाग हैं, उसी के एक भाग के अंतर्गत हम शिक्षण प्रौद्योगिकी या टीचिंग टेक्नोलॉजी को भी गिनते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि शिक्षण प्रौद्योगिकी क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें है कि शिक्षण जो है वो एक कला है। ठीक है ना, तो ये आप सब जानते हैं। और शिक्षण प्रौद्योगिकी इस कला को वैज्ञानिक जो सिद्धांत के प्रयोग द्वारा और अधिक सरल स्पष्ट और व्यावहारिक, प्रयोगात्मक और वस्तुनिष्ठ बनाती है। तो शिक्षण जो प्रौद्योगिकी है उसके द्वारा शिक्षण को क्या किया जाता है, सरल बनाया जाता है, स्पष्ट बनाया जाता है, व्यवहारिक बनाया जाता है और प्रयोगात्मक और वस्तुनिष्ठ बनाया जाता है। शिक्षण के दो प्रमुख तत्व होते हैं। तो दो इसमें मुख्य मेन फैक्टर जो है वो दो तत्व होते हैं। कौन कौन से? एक तो पाठ्यवस्तु यानी कि करिकुलम या सिलेबस, और दूसरा कक्षा व्यवहार। तो कक्षा के अंदर जो है टीचर किस प्रकार से व्यवहार करता है और किस प्रकार से उस पाठ्य पुस्तक या करिकुलम के माध्यम से बच्चों से उसका इंटरेक्शन होता है। तो यही दो तत्व जो है मुख्यतः टीचिंग के अंदर होते हैं। हालांकि जो जॉन डेवी है उन्होंने त्रिमुखी प्रक्रिया शिक्षण को माना है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जो है मेनली जो है शिक्षण प्रौद्योगिकी है उसके अंदर दो ही प्रकार तत्व माने गए हैं। ठीक है, शिक्षण जो प्रौद्योगिकी है उसके अंदर पाठ्य वस्तु तथा कक्ष व्यवहार दोनों तत्वों को शामिल किया जाता है। ठीक है, अब जो आगे हम चलते हैं, जो शिक्षण है वो अब क्या है, विद्यार्थी केंद्रित है। ये तो आप कई बार पहले से सीटेट वगैरह के एग्जाम के भी अंदर पढ़ते आ रहे हैं कि जो है टीचिंग है वो अब चाइल्ड सेंटर है। तो अब हमारा इसमें क्या कर्तव्य है कि अब शिक्षण की अपेक्षा विद्यार्थियों द्वारा सीखने पर अधिक बल दिया जाता है। यानी शिक्षण पर बल नहीं बल्कि सीखने पर। इस बार मतलब ये जरूरी मैटर नहीं करता कि टीचर किस प्रकार से जो है वो पढ़ा रहा है, बल्कि बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है, तो ये इसमें मैटर करता है। ये अंतर है। ठीक है ना, तो शिक्षण जो कार्य है उसकी तुलना एक उद्योग से अगर हम करें तो शिक्षक क्या होता है, एक मैनेजर की तरह है। ठीक है ना, और प्रबंधक है उसकी भांति जो है वो विद्यार्थियों के सीखने की व्यवस्था करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम टीचर को क्या मान सकते हैं कि ये एक मैनेजर है जिसका काम है बच्चों को सीखने की व्यवस्था करना। अब चाहे वो किसी भी प्रकार से करे, बच्चा जो है वो सीखना चाहिए, उसके अंदर लर्निंग आनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो सिद्धांत हैं ये क्यों पढ़ाए जा रहे हैं आपको, क्योंकि जब तक आप इन सिद्धांतों को नहीं पढ़ लेते हैं, चाहे ये केवल इसके लिए नहीं है इसी एग्ज़ाम के लिए, बल्कि अगर आप वास्तव में जीवन के अंदर एक सफल और एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, एक अच्छा अध्यापक बनना चाहते हैं, तो आपको इन सभी सिद्धांतों के बारे में जानकारी होना जरूरी है, ताकि आप भविष्य के अंदर जो है वो लोग जो है वो एक अच्छा अध्यापक बन के जो है लोगों बच्चों का क्या करें, भविष्य उज्जवल करें। और जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पर जो है वो आपकी तारीफें होंगी कि भाई ये जो टीचर है इसके पढ़ाने का अंदाज कुछ अलग है। ठीक है ना, तो ये चीज़
इसीलिए जो है आपको टीचिंग एग्ज़ाम्स के अंदर जो है इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो इसमें आगे चलते हैं कि जो पाठ्य पुस्तक है उसके निम्न 4 सोपान होते हैं। इसके जो 4 सोपान होते हैं, 4 स्टेप्स, वो कौन-कौन से होते हैं? पहला है नियोजन और प्लानिंग, दूसरा है व्यवस्था, तीसरा है मार्गदर्शन तथा चौथा है नियंत्रण। तो अब हम चारों का एक-एक करके चारों चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे नियोजन या प्लानिंग की। ठीक है, तो जो नियोजन है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण सोपान है, यानी कि स्टेप है। तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें शिक्षक जो है वो पाठ्य वस्तु का क्या करता है, विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है और शिक्षण के उद्देश्यों को क्या करता है, वो परिभाषित करता है, निर्धारित करता है। और उसके बाद जो है वो उन सभी कार्यों का जो है वो विश्लेषण करता है, उद्देश्यों को पहचानता है और ये सारे काम जो है वो एजुकेशन प्लानिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, यानी कि आपको किस प्रकार से क्लास के अंदर जाना है, वहाँ पर कैसे क्या पढ़ाना है, किस प्रकार से तैयारी करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें प्लानिंग के अंदर आएगी। दूसरी आती है हमारे पास व्यवस्था। ठीक है ना, अरेंजमेंट्स। तो इसमें क्या होता है, ये दूसरा सोपान है। इस सोपान में जो है शिक्षक क्या करता है, सीखने के अनुभवों हेतु समुचित जो है शिक्षण विधियां और प्रविधियां और युक्तियों का प्रयोग और आवश्यक जो शिक्षण सामग्री है उनका चयन करता है। यानी जितनी भी रिक्वायरेबल जो हमारे पास हमें टीचिंग एड्स जो है हमारे टीचिंग के लिए ज़रूरत है, जो भी हमें शिक्षण विधियाँ जो है ज़रूरत है, किस प्रकार से प्रत्येक पाठ के अंदर जो है नई प्रकार की जो शिक्षण विधि का प्रयोग करा जाए, ये सब चयन करना, ये सब क्या आता है, व्यवस्था के अंदर आता है। ये काम टीचर का है पढ़ाने से पहले, कि वो इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही सोच के रखे। ठीक है ना। तीसरा होता है मार्गदर्शन। तो मार्गदर्शन क्या होता है, ये तीसरा सोपान है। इसके अंतर्गत शिक्षक जो है वो कक्षा के सारे विद्यार्थियों को क्या करता है, प्रेरणा देता है, उनको मोटिवेट करता है, उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा करता है और उनको क्या करता है, मार्गदर्शन उनका करता है। और चौथा होता है नियंत्रण या कंट्रोल। तो यहाँ पर जो है चौथे सोपान के अंदर शिक्षक ये देखता है कि जो व्यवस्थाएं और जो मार्गदर्शन की क्रिया हुई है उसमें क्या है, कहाँ तक जो है हमारे किस इन उद्देश्यों में कहाँ तक जो है वो सफलता मिली है और कहाँ तक नहीं मिली है, अगर नहीं मिली है तो क्यों नहीं मिली है। इन सब चीज़ों के लिए बच्चों से वो क्या करता है, फीडबैक लेता है और वापस जो है उसमें सुधार करता है। तो ये सब चीज़ें कंट्रोल के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वस्तु जो है उसको 4 सोपानों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे पास कुछ चीज़ें। तो आज हमने जो है वो शैक्षिक प्रौद्योगिकी से संबंधित जो है इम्पोर्टेंट सारे टर्म्स जो है वो डिस्कस किए। तो आई होप है आप लोगों को ये चीज़ें काफ़ी हद तक समझ में आई होगी। ठीक है, तो इससे संबंधित अगर कुछ और चीज़ें होगी तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच क्लास। गुड नाइट।